वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्त इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। जनवरी 2021 में यानी 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और जनवरी के मंथ तक ये आपको एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अलग अलग आपको शिफ्ट में और अलग अलग डेट को। तो दोस्तों इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस मैथ का एनालिसिस का आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि उसमें जो मैथ्स के सम्स पूछे जा रहे हैं उस मैथ्स के सम्स को मैं कहीं किसी न किसी माध्यम से जब अगर मेरे तक पहुंच रहा है तो उन प्रश्नों का एनालिसिस मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह एनालिसिस में जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको भी जो क्वेश्चन मिलता है आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का भी आपको सॉल्यूशंस और वो क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। और दोस्तों भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर देना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपको इस एग्ज़ाम से जुड़े हैं या आपको आगे फ्यूचर में इन प्रश्नों आपको इन परीक्षाओं में क्या हो शामिल होना चाहते हैं तो उन तक वो पहुंचाने का प्रयास जरूर करना। तो दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे वो 7 जनवरी 2021 को जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से जो क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे हैं वो किसी भी माध्यम से पहुंचे हैं दोस्त, क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोगों से मेरा संपर्क नहीं है इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लेकिन जहाँ से भी मैं उन क्वेश्चनों को प्राप्त कर पा रहा हूँ उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा जो भी आपको वीडियो बनाई जा रही हो आप तक आसानी से पहुंच सके और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अगर अच्छा लगे तो ये काम जरूर करिए दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्त। 7 जनवरी 2021 को जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ्स के क्वेश्चन चाहे वो शिफ्ट 1 है चाहे वो शिफ्ट 2 हो, उसमें से आपको किसी न किसी में से पूछा गया है और उस वो प्रश्न मेरे तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचे हैं तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको क्या कराऊंगा आज सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है 12 मार्च 2018 को रुपया 4515% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया गया और उसे 24 मई 2018 को ही क्या किया, कुल रकम वापस कर दिया गया है। तो वह कुल रकम कितनी थी इस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आपने कितना रकम उधार लिया था, आपने मतलब उस व्यक्ति ने कितना उधार लिया था, 4500 रुपये, यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। साधारण ब्याज की दर जो दिया गया है यानी कि आर जो दिया गया है वो आपको 15% दिया गया है और 24 मई 2018 को उसने क्या किया, वापस कर दिया। यानी कि अभी हमें समय कैलकुलेट करना है क्योंकि पूरा साल बीता नहीं है, वर्ष में नहीं है, यहाँ पे दिनों की संख्या है क्योंकि पूरे महीने भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो आपको दिन की संख्या क्या करिए, काउंट कर लीजिए। तो 12 मार्च 2018 है यानी कि 12 मार्च 2018 यानी मार्च महीने में बचा 19 दिन, अप्रैल का 30 दिन और मई का 24 दिन, टोटल मिला के होता है 73 डेज। यानी कि दिनों के आधार पे हमें क्या करना है, यहाँ पे साधारण ब्याज कितने दिन का साधारण ब्याज कितना होगा उस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया 4500 गुणे 73/365, क्योंकि पूरे साल का नहीं दिया तो 365 से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और रेट जो है वो क्या है, 15 बटे में क्या आ जाएगा 100, इसको डिवाइड किया है ये हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 45 यहाँ हो जाता है 135 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज हुआ। तो अमाउंट यानी कि कितना हो जाएगा, 4500 में हम लोग क्या कर देंगे, 135 रुपया और जोड़ देंगे, यानी कि 4635 रुपया क्या किया जाएगा, वापस किया उसने, रकम को रिटर्न किया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसको क्विकली हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन था, उसी को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न बोला है किसी वस्तु को 720 रुपये में अगर बेचते हैं, यानी कि अगर उसका एसपी 720 रुपये है तो क्या हो रहा है, 15% की हानि हो जा रही है, यानी कि परसेंट लॉस दिया गया है 15%। तो अगर उस वस्तु को बेचने पर मुझे 5% का लाभ होना चाहिए, पहले मैं बेच रहा हूँ 720 रुपये में, तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, 15% की हानि हो जा रही है।
तो अगर मुझे बेचने पे 5% का लाभ हो, तो ऐसी रकम बताइए मुझे कि मैं किस रकम पे बेचूं कि जिससे उस वस्तु पे अब मुझे क्या होना चाहिए, 5% का प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे केस को मैंने कई बार, आपको इस तरह का सवाल आया है और मैंने कई सवाल इसको इस पर आधारित वीडियो बनाए भी हैं, उसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर 15% की हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपए के पीछे उसको कितना मिल रहा है, 85, यानी कि 85% उसको क्या हो रहा है, यानी कि एसपी किस पे जा रहा है, 85% पे जा रहा है। लेकिन अगर मुझे कमाना है उसमें 5%, यानी कि मुझे 100 रुपए की चीज को कितने में बेचना पड़ेगा, 105 रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी कि 105% का मुझे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। 105% पे मैं उसको सेल करूंगा, तब जाके वो वस्तु पे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे 85% की वैल्यू दिया गया है 720 रुपए, लेकिन 105% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसकी जगह मैंने एक्स रख दिया। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपको जब डिवाइड करोगे तो दोस्त ये हो जाता है, 5 के पहाड़े से 17 बार जाएगा, और ये 5 के पहाड़े से क्या हो जाएगा, 21 बार जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो आंकड़े कुछ ऐसा है कि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आपको जो भी आंकड़ा है उसी के हिसाब से हम लोग इसको हल कर देते हैं। हो सकता है परीक्षा में कुछ आंकड़ा अलग हो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होना मुश्किल है। ये क्योंकि ना तो ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें जो भी आंकड़ा दिया है, हमें हल कैसे करना है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये 720 गुणे 21 बटे में क्या देगा, 17, यानी कि इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो 21 शून्य शून्य, 21 दूनी 42, हाथ से लगा 4, 21 सत्ते होता है 147, 147 और 4 कितना होता है, 151। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करते हैं तो लगभग इसके रकम आ जाता है। देखिए 17 नवी 153 होता है, 9 बार से कम है, यानी 8 बार जाएगा। 17 8 136, बचेगा आपको 15, 15 यानी कि 152 हो गया, फिर से 8 बार जाएगा 136, लेकिन इस बार आपको बच जाता है कितना, 14 दो 16, 180, 160 हो गया, 160 हो गया, यानी कि 9 बार जाएगा, 16 17 9 153, 70 हो गया, अब 10वां लग गया। यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 70, यानी कि 17×51, 17×4 68, लगभग आपको इतना रुपए पे क्या होना पड़ेगा, उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि 890 रुपए में अगर उस वस्तु को बेचा जाएगा तो हमें क्या होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये आपको डिवाइड होने वाला आंकड़े नहीं दिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। लेकिन मुझे लगता है आंकड़ा कुछ और रहेगा, लेकिन मुझे आंकड़े गलत मिले हैं। तो फिलहाल जो भी आंकड़ा था उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि इसको किस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, 48 और 144 का मसावी महत्तम आपको समापवर्तक दिया गया है, 48 है, तो हमें लघुत्तम समावर्तक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सवाल में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। दो संख्या है, एक है 48, एक है 144। अगर आप देखिए ये जो छोटी संख्या है, यही इसका क्या है, अगर मसावी है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या कर रही है, इसको विभाजित कर रही है। क्योंकि आप जब भी देखिए, आपको जैसे आपको मैंने आंकड़ा बताया कि मान लीजिए एक संख्या है 7 और एक संख्या है 63। अगर मैं बोलूँ कि इसका मसावी 7 है, तो इसका मतलब है 7 के पहाड़े में 63 जा रहा है। तो ये 7 63 को क्या कर रही है, पूरा विभाजित कर रही है, तभी तो इसका क्या हो गया, मसावी 7 है। तो ऐसे केस में जो ये दूसरा नंबर होता है वही उसका क्या होता है, लसावी होता है। तो इस तरह से हमारा, अगर ये मसावी हो गया, छोटी संख्या मसावी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपको लसावी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देना है कि 144 जो है इसका क्या है, एलसीएम है। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आपको सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए 48 गुणे 144 बराबर एलसीएम, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और गुणे क्या है 48, तो 48 से 48 कट गया, यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, 144। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता है कि अगर ये संख्या, छोटी वाली संख्या इसका मसावी है, तो बड़ी वाली संख्या उसका क्या होगा, लसावी होगा। ओके डियर, चलिए चलिए दोस्तों, दिया गया है अगला प्रश्न। अगर आप देखें, 8 अंकों की एक संख्या है, जैसे यहाँ लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। इसमें दो स्थानों पे एक जगह x और एक जगह y लिखा है। तो ये जो 8 अंकों की संख्या है वह 72 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित है।
तो हमें पता करना है कि करनी 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, जिसमें आपको बोला है कि y के स्थान पे न्यूनतम संख्या लीजिए। न्यूनतम संख्या मतलब आपको इस कंडीशन को फॉलो करने वाली आपको y से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, उसके आधार पे आप क्या करिए, इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, 8 अंकों की संख्या जो है वो कौन सी है, एक है 3, एक है 4, एक है 2, एक जगह x है, एक जगह 1 है, एक जगह 8 है, एक जगह y है और एक जगह 6 है। ये हमारे 8 अंकों की क्या है, संख्या है। अब ये बोला है कि 72 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 72 बोले तो आप दोस्त जानते होंगे कि हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या का गुणनखंड करना है जिसका मसावी क्या होना चाहिए, आपको 72 का क्या करना है, खंड करना है, और खंड ऐसा होना चाहिए कि उनका मसावी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखें तो 1 और 72 भी होता है, वैसे उनका मसावी 1 है, लेकिन वो चीज़ को नहीं लेना है। और इसके बाद आप आगे बढ़ें तो 9 8 72 होता है, जिसका मसावी क्या होता है, 1 होता है। तो मुझे याद, यानी कि अगर ये 72 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी कि ये नंबर जो है वो 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। तो 8 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है कि आखिरी 3 नंबरों में क्या होना चाहिए, आपको 8 से भाग जाना चाहिए। तो अगर आखिरी के 3 नंबरों में हम 8 से भाग देते हैं तो यहाँ 8 एकम 8 हो गया, यानी ये भाग जा रहा है आपको, और बचे ये 2 नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर आ जाए दोनों अंकों को मिलाकर के जो 8 के पहाड़े में आए। तो अगर दोस्तों आप 0 लेते हैं y के स्थान पे तो 0 6, क्योंकि लघुत्तम बोला है, लघुत्तम यानी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 6 हो जाता है, जो कि 8 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि 0 नहीं हो सकता है। अगर हम y के स्थान पे 1 रखते हैं तो ये बन जाता है 16, और 16 क्या होता है, 8 से विभाजित होता है, यानी कि 816 में पूर्ण रूप से 8 से क्या होता है, भाग जाता है। इसलिए, और लघुत्तम बोला है तो यानी कि इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग को एक संख्या मिल चुकी है। तो y का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये बोला है कि वह संख्या में 9 से भी भाग जाना चाहिए, यानी कि ये पूरी संख्या में क्या होना चाहिए, 9 से भी भाग जाएगा। और अगर पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा, यानी कि 9 की कसौटी अब उसमें लागू होनी चाहिए। 9 की कसौटी क्या है कि ये अंकों का जो योगफल है वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योगफल हम देखते हैं कि कितना होता है। हमने यहाँ y को एज्यूम कर चुके हैं, या y का मान हमारा 1 आ चुका है। तो देखिए दोस्त, होता है 3 + 4 7 2 9, 9 धन 1 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 6 25, यानी कि टोटल अभी कितना हो रहा है, 25। अब मैं इसमें यहाँ पे x के स्थान पे और कौन सा नंबर, यानी कि और कौन सा नंबर ऐड कर दूँ कि ये आपको 9 के डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप देखेंगे 1 जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है, 26 9 के पहाड़े में नहीं आता है। अगर 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 27, और जो कि क्या है, 9 से विभाजित होता है, यानी कि यहाँ के x के स्थान पे कौन सा नंबर रहेगा, 2 रहेगा। तो मेरा x का वैल्यू भी पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान रख देंगे। तो करनी में 2x यानी कि 2 × 2 प्लस y की जगह 1, यानी करनी में 4 धन 1 कितना आ गया, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा आशा है कि आपको ये प्रश्न समझा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद अगर उस वह मूल्य 48,000 हो तो, यानी 2 वर्ष के बाद का मूल्य गिरावट हो रही है और 2 वर्ष के बाद का मूल्य उसने बता के रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि शुरू में मूल्य क्या था जो गिरावट होने के बाद 2 साल बाद 48,000 हो गया, यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, ये एक तरह से हम लोग देखें तो हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हल करते हैं उसके रूप में अगर हम हल करें तो भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे उसी हिसाब से पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं कैसे वैल्यू को वहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला है कि 2 वर्ष बाद का हमें, जैसे मान लीजिए ये हमारा रकम है, 2 वर्ष बाद इतना मिल रहा है और वहाँ पे उसके मूल्य में गिरावट हो रही, यानी कि परसेंटेज किस में चला गया, आर में चला गया। तो हम लोग ने इस तरह का समझ किया क्या था, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, मिश्र धन मान सकता हूँ। यानी कि मेरा 48,000 अमाउंट है जो मुझे क्या हो रही है, 2 साल बाद मिल रही है, और उस मैंने कितना मूल्य उसका रखा था, मैंने रकम कितना उधार लिया था ये हमें पता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद मुझे इतना मिल रहा है। रकम वैसे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जो भाव रखा था, जैसे मान लीजिए सोना मैंने रखा था, सोने का भाव उसमें कुछ था और था, लेकिन सोने का भाव गिर गया, तो 2 साल बाद जब मैंने लेने गया तो वहाँ पे मुझे 48,000 रुपया मुझे प्राप्त हुआ। तो मूल्य जब घटता है तो यानी कि यहाँ पे जो प्लस रहता है वो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाता है।
तो यहाँ पे माइनस में रेट है, तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मैं भी आपको फॉर्मूले के तहत जा रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आपको इसको वैसे समझना, सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने में टाइम आपका बर्बाद जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये 48,000 मुझे दो साल बाद मिल रहा है, यानी कि एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पी नहीं पता है यानी 1 माइनस, और आर यहाँ पे क्या है 20/100, और एन की जगह 2 यानी कि 20/100, 5 में से 1 गया 4/5, यानी कि p इंटू 4/5 क्या है 2 बार है, घात की 2 बार है। अब ये 4 से क्या हो गया, 4 चौक 16 होता है, 16 से मैंने इसको अगर काटा तो ये 3,000 हो गया, और ये 5×5=25, यहाँ के गुणा हो गया, यानी p बराबर 25 गुणे 3,000 अगर मैं करता हूँ तो याद आता है 75,000। इस तरह से ये क्या होता है सॉल्व होता है। तो ये सूत्र के माध्यम से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अगर मैं सूत्र नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली अगर करना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है दोस्त, सिंपल सी बात दोस्त ये है कि 20% मतलब आप समझते होंगे 20% का रेशियो होता है आपको 1/5, और मूल्य में गिरावट हो रही है, यानी कि आपको 5 रुपए के पीछे कितना मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है, क्योंकि मूल्य गिर रहा है, यानी कि 5 रुपए के पीछे क्या हो रहा है, 4 रुपए गिर रहा है। लेकिन किस मूल्य में से घट रहा है ये आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू इसने क्या किया, दिया है, घटा हुआ मूल्य क्या है इसने दिया है। तो ये आपको 2 साल का है, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं 48,000। अब ये आपको इसका परसेंटेज हमने नहीं निकाला है, इसलिए इस रेशियो को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य की चीज ज्ञात करना है, प्रारंभिक ज्ञात करना है, तो रेशियो को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये 5/4 2 बार ले लीजिए, और इसी को हल कर दीजिए, तो आपको 2 वर्ष के बाद का डायरेक्टली मूल्य आ जाएगा। तो 4 चौक 16, यानी इसको 16 से काट दिया तो 3,000 हो गया, और यहाँ पर गुणा किया तो आप जानते हैं 75,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट ट्रिक्स में एक लाइन में ही क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं या आंसर बता सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले 2 प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने आपको 2 प्रश्न एक साथ लिखा है। बोला है किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर 3 4 5 हो तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। कभी भी अगर देखिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो पहले देख लीजिए क्या तीनों भुजाएं समान हैं। अगर तीनों भुजाएं समान होगी तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होगा, और अगर भुजाओं में 2 भुजा बराबर होगी तो समझ जाइए कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर भुजाओं का माप अलग अलग है, तो हम लोग तो उस आधार पे बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन एक चीज और चेक कर लेने का कि क्या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है या नहीं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, इस चीज़ को पता कर लीजिए। तो देखेंगे तो 3 4 5 यानी 5 का वर्ग 25, और यहाँ 3 का वर्ग 9, और यहाँ 16 16 9 25 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट है यानी कि ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। यार आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं रहेगा, भुजाओं का मान अलग अलग रहेगा, तो ऑप्शन में देख लीजिए वो विषम बाहु त्रिभुज वहां अगर ऑप्शन में है तो आप बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, विषम बाहु है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज ऑप्शन में नहीं दिया होता और उसकी जगह विषम बाहु दिया होता, तो आप जानते हैं भुजाओं का मान अलग अलग है, तो हम लोग उसको विषम बाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है। किसी देश की आबादी हर साल 10% बढ़ जाती है, और वर्तमान में यानी कि इस समय अगर उस देश की आबादी क्या है, 2 लाख है, तो अगले वर्ष क्या होगी, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे अभी अब आपको मैंने मूल्य में घटौती बताया था, वो आपको उसी आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बढ़ना नहीं है, क्योंकि 1 साल का ही पूछा है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर हर साल 10% बढ़ रही है, यानी कि जो अभी वर्तमान में है उसका 110% हो जा रही है, या प्रतिशत वाले सवालों में आपने कई बार किया है। तो यानी कि मुझे इसका क्या निकालना है, 110% निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ देखिए टोटल हो गया 4 जीरो, और 11 दूनी कितना हो गया, 22, यानी कि आपको अगले साल उसकी जो जनसंख्या वो हो जाएगी 2,20,000। या मैं इतना बोल सकता हूँ 10% यानी कि 20,000, तो 20,000 यानी कि आपको अगले साल क्या हो जाएगा, 20,000 उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 2,20,000 हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिए अगले 2 प्रश्न क्या है।
ये इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। सरल करना है यानी कि बोर्ड मास का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो बोर्ड मास में अगर देखिए तो आपको यहाँ पे कोष्टक है, यानी सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक को हल करेंगे तो दोस्त यहाँ आपको देखते जाइए कि हम लोग इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में अपने मस्तिष्क में कैसे कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाया तो यानी कितना आ गया 15। अब 15 में 45 से भाग दिया यानी कि कितना आ गया 3, यानी कि अब हो गया ये 12 धन 8 -5 -6 -3। अब डायरेक्ट कुछ करना नहीं दोस्तों, ये 12 8 20 हो गया और इनको जोड़ा जाए तो आपको टोटल हो गया 6 5 11 11 3 14 और घटाने के बाद कितना आ जाता है 6, आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल करके दिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों दिया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई याद करो। तो दोस्तों आपको याद होगा कि विकर्ण की लंबाई, जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है वह भुजा गुणे कर्णी 2 होती है। भुजा गुणे कर्णी 2 होती है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको विकर्ण की लंबाई 10 दिया है, गुणे भुजा सॉरी बराबर भुजा गुणे कर्णी दो यहाँ पे आया तो 10 बटे कर्णी हो गया। तो हर का परमीकरण करेंगे तो 10 कर्णी 2 बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि कर्णी दो क्या हो जाएगा 2, ये हर का परमीकरण हुआ तो 2 पंचे 10, यानी कि भुजा का मान क्या हो जाएगा 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा, अगर सूत्र याद है तो। मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग में आपको बोला है विकर्ण की लंबाई आपको 10 है और मुझे क्या करना है भुजा ज्ञात करना है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती थी। अगर ये x है तो ये भी x है और यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो x का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 100, उसको 2 से मैंने भाग दिया तो x स्क्वायर बराबर हो गया 50। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की जोड़ी बन रही है तो 5 करने दो, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा भुजा का मान, क्योंकि x मतलब भुजा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से भी हल करके दिखा सकते हैं। आई होप वहाँ से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ आपको हल करके दिखा देता हूँ कि 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 100 आई, तो x स्क्वायर मतलब 2 से भाग दिया 50 और 50 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड जब करेंगे तो यह आपको हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2, यानी कि 5 की जोड़ी बन रही है तो x का मान आ जाएगा 5 करनी 2 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 5 करनी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इन संख्याओं को क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो इसको आप जानते हैं कि बिंदु को छोटा बड़ा पहचानने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटी संख्याएं हैं, तो छोटी संख्याएं तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फटाफट भाग दे के भी निकाल सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या आपको उसका अंश समान कर डिफरेंस समान करके भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी ट्रिक्स अपनानी चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, हल्का सा डिवाइड कर देना है, या क्रॉस में गुणा करने आता होगा तो क्रॉस में गुणा कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों का पता करूँ तो ये देखो 4 3 12 आ गया और ये 7 एकम 7 आ रहा है, यानी कि 4/7 क्या है बड़ा है 1/3 से। इन दोनों की बात किया जाए तो ये 2 आता है और ये 3 आता है, यानी कि ये क्या है आपको छोटा है और ये क्या है बड़ा है, यानी 1/3 भी छोटा है किससे 1/2 से। तो अब इन दोनों की बात करते हैं तो 4 दूनी देखिए 8 होता है और यहाँ पे 7, यानी ये बड़ा आ रहा है, यानी कि 4/7 क्या है बड़ा है किससे 1/2 से। तो यहाँ से तीनों चीज़ों से ये पता चल गया कि 1/3 क्या है सबसे छोटा है, यानी 1/3 पहले आएगा, फिर 1/2 आएगा और इसके बाद 4/7 आएगा। ये क्या हो गया उसका आरोही क्रम, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि दो चीज़ों को लेके क्या करिए तिरिय गुणा करके आप पता कर सकते हैं कौन सा भिन्न छोटा बड़ा है। अगर ये पद्धति आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपको दूसरी एक पद्धति है, आप इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे 7 को मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 40, यानी 7 × 35, ये 0.5 आया, ये 0.33 आएगा और ये 0.5 आया। तो यहाँ पे दशमलव के 2 अंक क्या है सेम है। अगला नंबर निकाल लेते हैं, 7 चौक 28, 7 × 35 आया तो 50, यानी 7 7 49, अगला नंबर 57 है और यहाँ पे सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ सबसे बड़ा हुआ। तो ये नंबर सबसे छोटा है, यानी कि 1/3 पहले आएगा, फिर ये 1/2 आएगा और फिर 4/7 आएगा। तो इस तरह से इसका आरोही क्रम ये हो गया। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद भी क्या कर सकते हैं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि याद करिए। तो दोस्तों ना तो यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य दिया गया है और ना ही किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, वास्तविक मूल्य से यहाँ पे कोई भी आपको
संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुर्सियों की संख्याओं से तुलना किया है। भाव के केस की बात किया जाए तो ये भाव के केस का है। तो ऐसे में देखिए आपको 25 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 20 कुर्सियों के। वस्तु यहाँ पे कुर्सी है, यानी कि 25 कुर्सी वो खरीद रहा है, उतने ही मूल्य में वो क्या कर रहा है, 20 कुर्सियां बेच दे रहा है। यानी कि उसको 5 कुर्सी का यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 वस्तु का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। 25 रुपये में अगर मैंने 25 पेन लाया और 25 पेन जिस मूल्य पे, जितने मूल्य पे ला रहा हूँ उतना ही मूल्य पे मैं क्या कर रहा हूँ, 20 पेन बेच दे रहा हूँ, यानी 5 पेन मेरे को क्या हो गया, फायदेमंद हो गया। यानी कि ऐसे केस में हमेशा याद रखिए, जब भी एसपी छोटा रहेगा और सीपी बड़ा रहेगा तो भाव के केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट निकालना है, और परसेंट प्रॉफिट यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 का है। और किसके रिस्पेक्ट हमेशा निकाला जाता है, भाव के केस में हमेशा एसपी के रिस्पेक्ट में। तो एसपी की संख्या 20 गुणे 100 कर दीजिए, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 बचे 25% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। ए जो है वो एक काम को क्या कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसी काम को क्या कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर दे रहा है। और अगर 3 व्यक्ति ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं तो 4 दिन लगता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्त, आपको बोला है ए को काम पूरा करने में लगता है 10 दिन, और बी को उसी काम को पूरा करने में लगता है 8 दिन। सी व्यक्ति को उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज को आपको याद करना है। लेकिन ये बोला है कि तीनों मिलकर के उस काम को कर देते हैं 4 दिन में पूरा। 4 दिन में पूरा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका लसावी ले लेते हैं, यानी हम लोग समझ लेते हैं कि ये कितना काम है। तो 10 और 8 का अगर लसावी देखें तो दोनों 40 में आते हैं, यानी कि मान लीजिए टोटल कार्य है 40। टोटल कार्य कितना है, 40। तो अगर टोटल कार्य 40 है और उस कार्य को करने के लिए एक को 10 दिन लगता है, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 4। एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 4। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 16, यानी कि 4 दिन में उसका काम कितना हो गया, 16। इसी प्रकार से अगर बी की बात करें, ये ए की बात हो गया, ये बी की बात करें और ये सी की बात करते हैं। बी अगर 8 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी कि 40 काम पूरा कर रहा है, 8 दिन में 40 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। एक दिन में कितना काम कर रहा है, चलिए यहाँ एक दिन का लिखते हैं, यहाँ एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, और ये एक दिन में आपको टोटल कर रहा है 5 काम। तो यानी कि 5, एक दिन में अगर वो 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, वो 5 और 20 काम करेगा। अब आप देखिए 4 दिन में टोटल तीनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 40, यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी है, 40 कार्य है। तो यहाँ पे मैं कार्य का ले रहा हूँ, कार्य कितना कर रहा है, तो ए आपको 4 दिन में 16 कार्य कर रहा है, बी जो है वो 20 कार्य कर रहा है। तो और ये टोटल आपको अगर 40 कार्य है तो सी ए आपको कितना कार्य कर रहा है, यानी कि 40 माइनस 36, यानी सी टोटल काम कर रहा है 4 कार्य कर रहा है। तो 4 कार्य कर रहा है, वो भी कितने दिन में, 4 दिन में, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, सिर्फ एक दिन में एक काम कर रहा है। अगर 4 दिन में 4 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया उसने, एक काम किया। तो 40 कार्य पूरा करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, यानी कि तो सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने के लिए, अगर वो एक दिन में एक काम कर रहा है तो 40 कार्य करने के लिए 40 दिन लगेंगे उसको। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ए को 10 दिन लग रहा था, बी को 8 दिन लग रहा था, सी को हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं उस काम को तो टोटल कर देते हैं 4 दिन में पूरा। तो मैंने इसका क्या किया, लसावी ले लिया, लसावी आया 40, मान लेते हैं 40 कार्य है। तो अगर वो 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी 10 दिन में 40 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 कार्य पूरा कर रहा है। ऐसे बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। सी का हमें पता नहीं था, तो मुझे यहाँ 4 दिन में ए ने कितना काम किया, तो 4 चौक 16, बी ने कितना काम किया 20, और सी ने कितना किया हमें पता नहीं, तो निकाल लिया हमने। यानी सी टोटल मिलके 4 दिन में 4 कार्य कर रहा है, 4 दिन में 4 कर रहा है, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है। तो 40 कार्य करने के लिए उसको अकेले कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका दोस्त ऐसा है,
दूसरा तरीका देखा जाए तो अगर ए 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, यानी कि एक दिन में उसका कार्य कितना हो गया, एक दिन का हम लोग निकाल लेते हैं, एक दिन में 1/10 करेगा। और बी अगर पूरा काम ए 8 दिन में कर रहा है तो यानी कि एक दिन में 1/8 काम करेगा। और टोटल कार्य तीनों मिल के करते हैं तो आपको 4 दिन लगता है, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/4। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना करते हैं, 1/4 काम करते हैं एक दिन में। तो 1/10 धन 1/8 धन सी बराबर 1/4, तो वहाँ चला गया। तो आपको ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/8। हम लोग इसका लसा भी ले लेंगे तो आपको हो जाता है 40। तो 40 होने के लिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यानी कि 1/40। 1/40 इसका उल्टा कर दीजिए तो 40 दिन में क्या करेगा, सी उस कार्य को पूरा करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको इसको सरल करने के लिए कहा है दोस्त। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, उन दोनों के बीच में भाग है, और यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट के बाहर है और इनके गुणे के चिन्ह है। तो हम लोग इसको आसानी से अलग, क्योंकि बीच में प्लस है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। और यहाँ देखिए 19 तियाँ 57 माइनस 10 चौक 40 बटे में 4 तियाँ 12, भाग में आ जाएगा 5 तियाँ 15 माइनस 4 तियाँ 12 और बटे में 20, प्लस यहाँ पे 1/3 बचा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 57 में 40 गया, यानी कि 17/12 हो गया। और भाग का चिन्ह जब बदलेगा तो 20 ऊपर चला जाएगा और 15 में से 12 गया तो 3 आ जाता है, धन 1/3। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 पंजे 20, 17 पच्चीस 85, 85 बटे क्या हो गया 9। और इसको हम लोग 9 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3/9 हो जाएगा। 9 समान है, यानी कि यहाँ पे 9 और 85 3 कितना हो जाएगा, 88/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सही हो इस प्रकार से रहेगा तो इसका उत्तर 88/9 हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, मोहित एक काम को 15 दिन में कर सकता है तथा विपिन उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर मोहित उस कार्य को 3 दिन करने के बाद छोड़ देता है और आगे उस काम को विपिन करता है तो विपिन को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, मोहित है, मोहित को काम पूरा करने में लगता है 15 दिन, और विपिन है, विपिन को कार्य पूरा करने में लगता है 10 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो व्यक्ति हैं, दोनों दो व्यक्ति का आपको अगर 10 और 15 का लसा भी देखा जाए तो होता है 60, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि टोटल है 60 कार्य। और अगर टोटल 60 कार्य है तो विपिन को एक दिन में वो कितना काम करेगा, यानी कि एक दिन में वो काम करता है 4, 15 चौक 60 होता है, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता है, 4 कार्य करता है। और विपिन जो है वो एक कार्य को पूरा करने के लिए कितना, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मोहित जो है आपको एक दिन में 4 काम करता है और उसने 3 दिन काम किया, तो 4 3 कितना हो गया, 12 काम उसने पूरा करके गया था। और हमें टारगेट कितना था, 60 कार्य पूरा करना था, यानी कि मोहित ने कितना, विपिन ने कितना काम किया, 48 काम किया। और अगर 48 काम किया और एक दिन में वो क्या काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो 48 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, यानी कि 12 प्लस 8। उसने एक दिन, सॉरी, मोहित ने कितना काम करके गया है, 12 काम। और कार्य कितना पूरा करना है आपको, मोहित ने 12 काम अगर करके गया है तो बाकी का काम कितना रह गया है, बाकी का काम मतलब 60 में से क्या करोगे, 12 माइनस कर दोगे, यानी 48 कार्य बचा है। और अगर वो एक दिन में क्या कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो 6 से भाग देगा, यानी कि 8 दिन और विपिन को उस कार्य को क्या करना पड़ेगा, पूरा लगेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। विपिन को कितना समय लगेगा, 8 दिन। अगर विपिन का पूछा होगा तो, अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता टोटल कितना दिन लगेगा, तो टोटल दिन यानी कि यहाँ पे आपको मोहित को उस कार्य को पूरा करने में लग रहा था 3 दिन, 3 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया था, आगे 8 दिन किसने काम किया, विपिन ने काम किया, यानी कि वह कार्य टोटल पूरा हुआ कितने दिन में, 11 दिन में। अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि टोटल वह कार्य कितने दिन में खत्म हुआ तो आपका आंसर 11 आता, और अगर सिर्फ विपिन का पूछता तो कितना आएगा, 8 दिन। ओके, चलिए दोस्तों आगे प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो भी वह 25% का लाभ होता है, यानी कि अंकित मूल्य पर अगर उसको 10% की छूट दी जा रही है तो क्या हो रहा है, 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे ऐसा होगा, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर
10% की छूट दी जाती है तो उससे क्या होता है 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये तो अंकित मूल्य कितना होगा ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि छूट निकाला जाता है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य आपको पता नहीं है, अंकित मूल्य आपको पता नहीं है यानी कि आपको आप बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य अगर x है तो उस पर 10% की छूट यानी कि उसका क्या होगा 90% लिया गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये 700 कहाँ गया, देखिए पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि अगर अंकित मूल्य x है तो उस पर क्या किया जा रहा है, आपको 10% की छूट दी जा रही है। 10% की छूट दी जा रही है यानी कि 90% आपको क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। और उस 90% की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 360 रुपये, यानी कि इतने रुपए में बेचा जा रहा है। क्योंकि x का 10% छूट दे दिया गया यानी कि x का 90% ही क्या है, उसका SP है। अब इसी को अगर हम हल करें तो हमारा आसानी से क्या हो जाता है, 360 गुणे 100 बटे में 90, यानी शून्य से शून्य कट गया, 9 9 36, यानी x का मान कितना हो जाएगा 400 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो क्या है 400 रुपये हो गया। अगर आपको ये पूछा जाता तो अगर बाय चांस मान लीजिए सीपी पूछा जाता, क्रय मूल्य क्या होता, तो क्रय मूल्य कुछ नहीं दोस्तों, आपको जो 360 रुपये में उसने मूल्य को बेचा था, अगर उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 25% का प्रॉफिट मतलब समझते हैं कि 125 में उसको बेचा गया। तो यानी कि मैं बोल सकता था कि ये 100 बटे क्या है 125 है, और इसी का मूल्य क्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि इसको मैं क्या कर सकता था, 5 से 25 से डिवाइड करता था, 25 पंचे 25 चौका 100, फिर 4 से डिवाइड करता था, 4 9 36 और ये 0, यानी कि 9 चौक 36, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, बचेगा कितना आपको, 2 5 दूनी 10, 72 गुणे 4 कर देंगे, 72 गुणे 4 करते हैं तो आपको सीपी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, 288 आ जाती है। अगर आपको सीपी पूछा जाता तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अगर मार्क प्राइस पूछा है तो आप इसको इस तरह से डायरेक्टली अगर आपको करना रहता तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, यहाँ पे निकाल सकते थे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 360 इंटू 100/90, ऐसे डायरेक्ट आप इसको हल करके निकाल सकते थे। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर सीपी पूछा रहेगा तो ये क्रिया और आपको एक काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की। चलिए दोस्तों, आपको पी का मान इतना दिया, क्यू का मान इतना दिया, और पी बटे क्यू निकाला। पी बटे क्यू यानी कि यहाँ आपको बोला 2 + √3 और 2 - √3, ये आपको सिंपल सी बात है, इसका आपने बचपन में सीखा था प्रमेयकरण कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको देखिए इसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हल करते हैं, यहाँ देख लीजिए इसके वर्गों का अंतर 1 है कि नहीं है। अगर इसके वर्गों का अंतर 1 है यानी कि 2 का वर्ग 4 और ये 3, तो 4 - 3 1 हो रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है दोस्त, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और 2 + √3 का होल स्क्वायर मतलब होता है 2 का वर्ग 4 करने 3 का वर्ग 3 प्लस 2 दूनी 4 करने 3, यानी कि 7 धन 4 करने 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब भी आपको वर्गों का अंतर अगर आपको 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका ये जो ऊपर वाला नंबर है उसका क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। तो आप उसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, करनी 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे आसानी से हल करेंगे, पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। करनी 3 tan थीटा 2 थीटा बराबर आपको आ जाएगा 3, तो ये बटे में चला जाएगा, tan 2 थीटा बराबर आपको आ जाएगा 3 बटे करने 3। अगर इसका हर का परमीकरण करें तो ये जाएगा 3 करने 3 बटे में 3, 3 से 3 3 कट गया, यानी करनी 3, यानी कि tan 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, करनी 3। अगर tan की डिग्री में देखा जाए तो ये tan 60 का वैल्यू है, यानी कि tan 2 थीटा बराबर है आपको tan 60 के, यानी कि 2 थीटा बराबर हो गया 60 के, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सॉल्व करके। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली देखना है, तो दोस्त यहाँ सोचना पड़ेगा कि आपको अगर ये 3 करनी 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि अगर ये 0 हो रहा है यानी कि टोटल बनना चाहिए आपको 3, यानी कि जाहिर सी बात अगर ये करनी 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, करनी 3, तभी जाके मिलके कितना होगा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 0। तो मुझे ये सोचना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, करनी 3 आनी चाहिए, यानी कि ये tan के कौन से डिग्री का मान करनी 3 होता है, तो 60 होता है, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू कितना है 60 है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सोच के बिना सॉल्व किए हुए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की अगर कमी करते हैं तो 5% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और
अगर उसे 5% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, ये चीज़ को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है कि 5% की हानि कब हो रही है, जब वो विक्रय मूल्य में क्या कर रहा है, 50 रुपये कम कर दे रहा है। यानी कि 5% की वैल्यू आपको वो किसके बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। अब आपसे पूछा है कि अगर उसे 5% का लाभ कमाना है, यानी कि 105% पे जब उसे बेचना है, 105% पे बेचना है, यानी कि 105 गुणे क्या कर दोगे, 10, यानी कि आपको हो जाएगा 1050 रुपये। इतने रुपए में जब वो बेचेगा तो उस वस्तु पे क्या हो जाएगा, आपको 5% का लाभ होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अगला दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, प्रथम 5 सम संख्या तथा प्रथम 5 विषम संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों चाहे वो कोई भी संख्या हो, प्रथम 5 बोले, चाहे प्रथम 10 बोले, चाहे प्रथम 20 बोले, चाहे प्रथम 40 बोले, या 50 से 60 या 50 से 80 के बीच, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच के अगर सम संख्याओं का और उतनी ही विषम संख्याओं के माध्य का अंतर पूछेगा तो उसका माध्य का अंतर हमेशा 1 होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ उत्तर बता सकते हैं कि कभी भी आपको देखिए, चाहे वो प्रथम 5 का पूछे, चाहे प्रथम 10 का पूछे, चाहे प्रथम 20 का पूछे, चाहे प्रथम 40 का पूछे, या 40 से 60 के बीच का पूछे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच के जब भी आपको उनके सम संख्या और विषम संख्याओं के औसत का यानी माध्य का अंतर पूछेगा तो वो अंतर हमेशा क्या होगा, एक ही होगा दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे होगा आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपको मैंने बोला प्रथम 5 सम संख्या, यानी कि सम संख्या है मतलब समझते होंगे 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ओके, और प्रथम 5 विषम संख्याओं का अंतर बोला है, अंतर बोला है, यानी कि आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। और प्रथम 5 क्योंकि हर इसका भी समान है, इसका भी हर समान है, तो जाहिर सी बात है अगर हर समान है तो इसको किसी प्रथम 5 औसत बोला यानी बटे में 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन आपको 5। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको बताया कि कभी भी इसका उत्तर क्या होगा, एक ही आएगा। अब कैसे करोगे, यहाँ जब ओपन होगा तो आप जानते हैं ये टोटल हो गया आपको कितना, 30 बटे में 5, और यहाँ पे आपको दिखा है 25 बटे में 5, तो अंतर दोनों का हो गया आपको 5 बटे 5, यानी कि उत्तर हमेशा कितना आएगा, एक ही आने वाला है। ओके दोस्त, तो हमेशा याद रखिए इसको बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट इसका उत्तर क्या बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला दिया है कि करनी 8 माइनस 2 करनी 5 का मान क्या होगा, यानी कि आपको इस संख्या का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वो आप आसानी से इसको कैसे, यहाँ पे दोस्तों 5 नहीं 15 है, इसको देखिए आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे आपको 2 चाहिए और 2 ऑलरेडी है, यानी कि मुझे सिर्फ क्या करना है, अंदर की संख्या का खंड करना है, जिसका मैं गुणा करूँ तो 15 आ जाए और जोड़ दूँ तो 8 आ जाए। तो 5 3 15 होता है और 5 धन 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी सिंपल सी बात है, ये करनी 5 धन करनी सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस करनी 3 का क्या है, ये वर्ग है, यानी कि इसका आप जब स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, करनी 5 माइनस करनी 3। ओके दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अगला। एक घन का विकर्ण आपको दिया 8 करनी 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। जाहिर सी बात है घन के विकर्ण के सूत्र होता है करनी 3 गुणे एल, और इसका मान आपको दिया है 8 करनी 3, करनी 3 से करनी 3 कट गया, यानी कि एल का मान अगर 8 है तो आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको, एल क्यूब यानी कि 8 का घन यानी कि 512 घन सेमी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास इतने प्रश्न पहुंचे थे, मैंने आपको इतने सम्स का आपको क्या किया, मैथ का एनालिसिस आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप भी दोस्त अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, शेयर करके, और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, बेल आइकन के साथ, जिससे आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो आखिरी तक देखा, आपने फुल सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, और आगे ऐसे जुड़े रहिए इसके लिए मैं कामना करूँगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्त।